अच्छा, एक छोटा सा तब्दीली आप फ़ौरन मुझे बताएंगी। कुछ साल पहले तक कराची में इतनी शदीद गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी अब पड़ती है। सही, गर्मी तो होती है। अब भी गर्मी जो होती है ना कराची में, इतनी शदीद गर्मी 6-7 साल पहले नहीं पड़ती वो थी। हीट स्ट्रोक वगैरह, हाँ वो तो मैंने भी नहीं तो सुना मैं था। गर्मी की बात कर रहा हूँ ना। हाँ नहीं, मैं बात क्या कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे बचपन में चाइल्डहुड वगैरह में मैंने इतना ज़्यादा नहीं सुना तो था वही कि मैं कह लोगों रहा की हूँ, तबीयतें बिगड़ रही हैं या होती थी गर्मी, गर्मी लेकिन उस पला देखो, की नहीं। गर्मी पड़ती थी, गर्मी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। तो सजा रहे, खुश रहें। माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। माँ बाप की दुआएं लें। जो भी बिज़नेस करें, जो भी काम करें, पहले माँ बाप से मशवरा करें। अगर आप आपके माँ बाप अगर आपके माँ बाप पुराने दौर के, उनको नई चीज़ों का नहीं पता, तो कुछ भी ना करें, उनको बता ज़रूर दें। ये आपकी कामयाबी का राज दे रहा हूँ मैं आपको। तो चलते हैं हम आप अपनी वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की हमारी वीडियो है इंडियन सिटीज़ के हवाले से। 12 ऐसे सिटीज़ हैं जो कमिंग ईयर अंडर वाटर होंगे। इंटरेस्टिंग है, अंदेशा हैरत है इस है। बात का। सो देखते हैं वो कौन सी सिटीज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दीज 12 इंडियन सिटीज़ विल बी अंडर वाटर इन कमिंग ईयर्स, नासा रिपोर्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हाल ही में नासा ने यह बताया है कि 12 भारतीय शहर हैं जो बहुत हद तक डूब जाएंगे आने वाले समय में। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है, चेन्नई, मुंबई और 10 और सिटीज़ हैं इंडिया की जो काफ़ी हद तक डूब जाएंगी ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स। ये प्रेडिक्ट किया है नासा के एक टूल ने। अभी जो टूल है वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नासा ने इस पर मैप बनाया है। आई विल शो एवरीथिंग। मगर जो ये प्रेडिक्शन है नासा की, ये है आज से 80 साल बाद की। मतलब कि बाय द ईयर 2100 12 इंडियन कोस्टल सिटीज़ बहुत हद तक पानी के अंडर होगी ना। अगर आप करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपका सवाल आएगा, वेट, नासा की रिपोर्ट अब आई है, इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट नहीं आई थी आईपीसीसी की? वहाँ पे भी बता रहे थे कि दुनिया का बहुत सारा हिस्सा पानी के अंडर होगा, सी लेवल राइज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज, ये सब बातें थी। और इस पर ग्रेटा थनबर्ग ने भी ये कमेंट करी थी कि जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है ये बहुत ज़रा सीरियस है और हमको ट्रीट करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को एज ए क्राइसिस। तो यहाँ पे आपको ये बात समझा दूँ कि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है ये है मेन रिपोर्ट। अच्छा। नासा ने इनका डेटा लेकर एक नक्शा अच्छा, बना असल दिया। रिपोर्ट ये नासा है। ने फिर से शुरू से रिसर्च नहीं करी, बस आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसी को प्रॉपरली शोकेस किया है अपने डेटा के हिसाब से। और अगर आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आईपीसीसी क्या होता है, तो ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1988 से लगातार रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है, ऑलमोस्ट हर 5 साल या फिर 7 साल के इंटरवल के बाद, कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज धरती को इम्पैक्ट कर रहा है। जबरदस्त। और आईपीसीसी प्रॉपर एक बॉडी है यूएन की, जिस तरीके से WHO है, FAO है, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पर आप पूछोगे कि वो नक्शा कहाँ पर मिलेगा, इसको सर्च आप कैसे कर सकते हैं? सिंपली गूगल सर्च कर लेना नासा सी लेवल चेंज और आपके सामने खुल जाएगी ये वेबसाइट। और यहाँ पे उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा sealevel.nasa.gov IPCC, और जो ये रिपोर्ट है ये आप ओपन कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है नासा का टूल। और ये जो नक्शा आपके सामने बन रहा है, जो भी ब्लू डॉट्स आपको दिख रही हैं, ये वो शहर हैं जो डूबने वाले हैं आज से 80 साल के बाद। चीन के बताया जा रहा है करीब यहाँ पर 20 से ऊपर शहर हैं। मैं सारा डेटा चाइना का अभी आपको बता नहीं सकता क्योंकि अभी भी बहुत सारा डेटा यहाँ पे हो रहा है अपडेट। मगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो चाइना की बहुत सारी सिटीज़ हैं जो डूब सकती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों जगह बहुत सारे शहर हैं जो काफ़ी हद तक सबमर्ज्ड होंगे, मतलब कि इनका बहुत सारा एरिया रहने लायक नहीं होगा। ओवरऑल हमको अपनी जो कॉलोनीज हैं, जो हमारे घर हैं, ये और पीछे धकेलने होंगे इन द नेक्स्ट 80 ईयर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे, आपको दिखेगा मुंबई में ये बता रहे हैं कि ओवरऑल सी लेवल उठने वाला है 0.58 मीटर। फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे गुजरात के 2 शहर हैं, फिर यहाँ पर है कांडला। फिर नीचे आप अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर मैंगलोर। जी हाँ, मैंगलोर भी डूबने वाला है। मगर सबसे ज़्यादा ख़राब यहाँ पर स्थिति होने वाली है कोचिन की। उसके अलावा इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया है चेन्नई की।
चेन्नई की और कोचिन की स्थिति यहाँ पर काफ़ी ख़राब होगी, बहुत सारा एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा सबमर्ज्ड। और जो ये इम्पैक्ट है ये इवन विशाखापट्टनम भी यहाँ पर फेस करेगा और भारत के आसपास के जो जो सी देश है साइड के वहाँ करीब पर है। भी आप देखोगे इसका इम्पैक्ट महसूस होगा। कराची में ये कह रहे हैं कि 60 मीटर्स तक पानी मैं काफी ये हद सोच तक रहा ऊपर था हो अभी। चुका होगा। कराची में कराची भी में आएगा। आपको ये बता ओहो। दूं पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। उसके अलावा आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट जापान का ये बता रहे हैं कि 10 to 15% एरिया ये हो जाएगा अंडर वाटर। ये एक ओहो, बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। जापान तो गया। अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पे मैप अपडेट की ऑप्शन है, डेटा ये लगातार अपडेट कर रहे हैं। हो सकता है कि बाद में कुछ महीनों बाद जापान की स्थिति और ज़्यादा सीरियस भी ये बताएं। कितने फिर परसेंट और जापान जगह जगह आप है? अगर देखोगे पता नहीं 40 या तो 60% ग्रेट बता ब्रिटेन, रहा था। इनके तो देखिए बहुत सारी लोकेशंस है यहाँ पर जो आपको सबमर्ज मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ पोर्ट्समाउथ, बहुत ही इनका एक फेमस कोस्टल शहर है। 0.64 मीटर ये होगा सबमर्ज पानी में, बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट होगा। और फिर कई और इनके यहाँ पर कोस्टल शहर है जहाँ पे आपको इम्पैक्ट दिखेगा। स्वीडन में इसका काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है। यूएस में आप अगर देखोगे तो ओहो। इनका वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पूरे में भर। काफ़ी सारा जो एरिया है ये डूब जाएगा। फ्लोरिडा जो इनकी स्टेट है यूएस की, यहाँ पर बता रहे हैं कि State काफ़ी है डैमेज होगा। कैलिफोर्निया की जो स्टेट है वहाँ पे कई लोकेशन है जहाँ पर 0.71 मीटर का जो एरिया है ये सबमर्ज होगा। तो यूएस को भी होगा इससे काफ़ी नुकसान। तो ओवरऑल देखिए जो भी कंट्री जिसकी कोस्टल लाइन है उनका एरिया इन द फ्यूचर कम होने वाला है। कई देश हैं ओवरऑल जिनका लैंड पहले था उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल नेपाल है, उसके अलावा बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उनको कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। रशिया को भी आप अगर देखो तो ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होगा नहीं। अफ्रीका के यहाँ पर कई देश हैं उनको भी यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होगा। लकीली यहाँ पे आप देखोगे ये जो रीजन है ना गल्फ का, यहाँ पे इम्पैक्ट ना के खलीज बराबर होगा। ममालिक। कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनको कोई इम्पैक्ट क्या महसूस वजह? नहीं होने वाला इसका ना। यहाँ पे आप पूछोगे ये कैसी बहुत dry नाइंसाफी areas है है ना। कि हमारे यहाँ पानी का लेवल बढ़ जाएगा मगर यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोकेशंस है जहाँ पर आपको वाटर लेवल राइज ज़्यादा दिखेगा, कुछ लोकेशंस है वहाँ पे कम दिखेगा। और नासा ने इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये नासा की बहन यहाँ पे समझाएगी कि यहाँ पे इशू क्या है। नासा की बहन। Greenhouse gas emissions cause our planet to warm, and Earth's oceans absorb about 90% of the excess heat. तो आपने एक लाइन यहाँ पर सुनी, धरती के जो ओशंस हैं पिघल रहे। ये 90% जो एक्सेस हीट आएगी सन से वो ये एब्जॉर्ब करेंगे। जब आपके ओशंस वार्म हो जाते हैं तो आपको मिलेंगे साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज। उसके अलावा अंटार्कटिका और आर्टिक में जो आपकी आइस शीट है वो भी यहाँ पर पिघलनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखोगे Behind the mountains, when the molecules of ocean water expand, the seas are making their way onto land. Since 1880, sea levels have risen about 8 to 9 inches, but the seas don't rise uniformly. सीज डोंट राइज यूनिफॉर्मली। कई लोकेशंस हैं जहाँ पर सी लेवल राइज आपको ज़्यादा दिखेगा, कई लोकेशंस हैं वहाँ पे आपको कम दिखेगा। Some places are at higher risk for flooding. and sea तर्जुमा levels करके are बता rising रहे मेरे faster जैसों के लिए। as time passes. Right now, बहुत अच्छे sea हैं, level is rising about 300 मेरी भावनाओं को समझते। 30% faster than in 1992. आपकी इंग्लिश से तंग आ गए। Here at NASA, we're using satellites like the new Sentinel-6 Michael Freilich. हाँ ये भी सुन लो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ये लोग ये भी बता रहे हैं कि ये सिर्फ IPCC का जो डेटा है इस पर डिपेंड नहीं कर रहे। नासा आज के समय खुद की भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है जिससे ये कोशिश कर रहे हैं कि इन द फ्यूचर ये खुद का भी डेटा इकट्ठा करे। अब ये लोग क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं प्राइमरली अंटार्कटिका और आर्टिक में, और यहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरीके से जो वार्म ओशन करंट है ये आइस को पिघलाती है। देखें, समझाता सूरज की हूँ। वजह से। ये आपके सामने बहुत अच्छी इमेज है। ये यहाँ पे सन है, सन की जो रेज हैं ये लगातार यहाँ इससे पर melt हो रही है जो voice। आप कह सकते हैं एक आइसबर्ग है इसको पिघला रही है। उसके अलावा जो ओशन का पानी गर्म हो गया तो ओशन का जो गर्म पानी करंट के साथ बहेगा वो नीचे यहाँ पर जो आइस शीट है इसको भी पिघलाता रहेगा। तो यहाँ पर बर्फ ऊपर से और नीचे से पिघल रही है। दोनों तरफ से लगातार पिघल रही है। इसलिए आप देखोगे रैपिड सी लेवल राइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और नासा इसको मॉनिटर करेगा 2 सैटेलाइट से। ये है जुड़वा सेंटिनल-6 सैटेलाइट्स। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसकी फोटो है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और नासा का प्लान ये है कि इन द फ्यूचर इससे भी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से एक 3D मैप बनाएंगे जिससे टोपोलॉजी भी आप देख पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वाटर लेवल धीरे धीरे हर कंट्री के कोस्टल एरिया के आसपास राइज कर रहा है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल इस सब को टालने के लिए। देखिए टालने का तो पता नहीं मगर डिले कर सकते हैं हम इसको काफ़ी लंबे समय तक।
और इसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स का तो रोल अपना है ही कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो करो, ओवरऑल ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को राइज ना होने दो। एज इंडिविजुअल भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे अभी आपके पास फाइनेंशियल पावर ना हो, आपके पास लाइफ में इतनी फ्रीडम ना हो, आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपना एक गोल बनाइए, सपना बनाइए कि एक दिन आप फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट होंगे कि आपका खुद का प्रॉपर घर होगा और आप उस घर को पावर करोगे रीन्यूएबल एनर्जी से, सोलर पावर से या फिर विंड पावर से। कोशिश करिएगा, ये एक गोल रखिएगा अपनी लाइफ में कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा घर में भी जो आप अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, कोशिश करिए वहाँ पर कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हो, बिना बात पे पावर वेस्ट मत करिए, क्योंकि हमारे देश में हम लोग न्यूक्लियर पावर से एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे। हम लोग ज़्यादातर आज भी जो हमारी एनर्जी है ये जनरेट करते हैं फ्रॉम कोल, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जब जलेगी, ऑब्वियस सी बात है, इससे बनेगी ग्रीन हाउस गैसेज, हीट ओवरऑल इंक्रीज होगी प्लैनेट की। तो आप जितनी कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ओवरऑल प्लैनेट को उससे फ़ायदा होगा। फिर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर, रिड्यूस वाटर वेस्ट। water पानी को बहुत ही waste इंपॉर्टेंट है। अभी आप अगर वॉशरूम में जाते हैं, इमीडिएटली आपने नल का खोला, पानी यहाँ पर अवेलेबल है, पीने के लिए अलग से पानी आपको मिल जाता है। लग्जरी है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है। इंडिया में भी बात की जा रही है कि इन द फ्यूचर वाटर स्केर्सिटी एक मेजर इशू बन सकता है। तो अभी के लिए पानी की वेस्टेज कभी भी मत करिएगा, ऑलवेज ट्राई टू सेव वाटर। और फ्यूचर में तो मैं ये भी कहूँगा आपको कि अगर आप कार परचेज करना चाहें, स्कूटर परचेज करना चाहें, तो वहाँ पर सोचिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। अपनी जो भी ऑप्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो आपके पास फाइनेंसेस हैं, जो आपकी नीड है, उसके हिसाब से कोशिश करिएगा कि अगर आप अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर पाएँ, दैट विल मेक एन इम्पैक्ट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ करो यहाँ पर एग्जाम या फिर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर लेट्स से UPSC, क्लिक ऑन UPSC गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स, दोनों कोर्सेज में सिलेबस आपका प्रॉपर्ली कवर होगा। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, नेवर एवर पे दिस प्राइस। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PG10 एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ योर मनी। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि अनअकैडमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट भी होगा in Tamil language. So if you are a student from Tamil Nadu, then you can join this seminar. I will leave a link of this in the description section. You can go there and register yourself. The date of the seminar is 15th August 2021. जी जनाब, मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो, मतलब मैं तो हैरान हो गई। वाकई बहुत ही ज़बरदस्त हमने तो कराची इन्फॉर्मेशन। का सोचा भी नहीं था कि कराची में 0.60 अब आपको फिक्र हो रही है। मैं क्या करूं? चल रहे हैं आप मेरे साथ मालदीव्स। वहाँ पे वो भी डूबेगा, वो भी समंदर के किनारे है। तो खैर, खुशी खुशी डूब एक इन्फॉर्मेशन थी नासा की और दूसरी कंपनी की, जो IPCC। उससे ये है कि नासा ने भी उन्हीं से इंस्पायर हुए, उन्हीं से डेटा लिया। एक आने वाला वक्त है जिसमें अंदर समंदर की सतह बढ़ेगी, समंदर सिटीज बड़ी बात है। लेकिन ये एक वो ये भी तो कह रहे हैं ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्टल एरियाज होंगे। बिल्कुल, समुद्री साहिल इलाके सारे होंगे। इंडिया है भी बड़ा, हमारा सिर्फ कराची जाएगा। कराची भी, कराची के साथ साथ और भी इलाके हैं, छोटे छोटे शहर हैं। नहीं, शहर की बात करूँ, शहर वो में भी तो शहर ही हैं, वो भी शहर है। ठट्टा है, बदीन है, जहाँ पे ज़रा से कोई मसले मसाइल होते हैं तो तूफ़ान आते भी हैं। बाज़ मरतबा अक्सर तूफ़ान जो साहिली तूफ़ान आते हैं तो इन इलाकों को टच करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे शहरों को तो ज़ाहिर सी बात है वो जिक्र नहीं करते। कराची एक बड़ा शहर है। ममालिक को क्यों नहीं ज़्यादा मतलब तो बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह होगा, हर जगह पानी का लेवल बढ़ेगा। जिन जगहों पे उनको, देखिए ये होता है कैलकुलेशन ऐसे हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता 2 साल 3 साल में मेजरमेंट से भरा होगा, हल्की सी मेजरमेंट हुई होगी, तो उस मेजरमेंट को बाद आने वाले 80 सालों के लिए की मेजरमेंट, हाँ ये मतलब है कि ये अपने पास प्रेडिक्शन भी है, लेकिन उस चीज़ को देखते हुए कि यार ये 10 साल में इतना सा समंदर आगे बढ़ा है, चेन्नई या ये या वो या कराची या जो भी साहिली इलाकों में समंदर इतना आगे बढ़ा है। मज़ीद जो ग्लेशियर्स हैं वो इतने पिघले हैं। पहले यहाँ तक ग्लेशियर्स थे, आज से 2015 में ऐसा लगा कि ऊपर से सनरेज जो पड़ेंगी तो आइसबर्ग जो भी होगा तो वो ऊपर से मेल्ट होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं पानी जब हीटअप होगा तो वो नीचे से भी मेल्ट हो रहा है, तो उसको कर रहा है, तो दोनों तरफ से वो जल्दी पिघल रहा है। अच्छा, एक कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें फ़िक्स की हुई हैं, जैसे आइसबर्ग हैं या गर्म इलाके हैं या ठंडे इलाके हैं,
उन सब की कोई ना कोई लॉजिक है। Logic। उन सब ने एनवायरनमेंट को एक तरह से रोका हुआ है, दुनिया अपनी जगह ठहरी हुई है। अगर कहीं भी कोई बिगाड़ आता है ना तो उसकी वजह से वो उस बिगाड़ का नतीजा निकलता है। अच्छा, ये वो वाला बिगाड़ बता रहे हैं जो वक्त के साथ साथ इंसान जब इस धरती पे आए हैं, चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वेस्टेज हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी वेस्टेज पॉल्यूशन है, तो वो सारी चीज़ें मिलके इस दुनिया को, इस धरती को चेंज कर रही हैं, चेंज कर रही है, इसके जिसकी क्लाइमेट को चेंज कर रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से सन रेज़ जो हैं, अच्छा। हमारे यहाँ जो ओजोन जो ज़मीन के और सूरज के दरमियान में एक लेयर है, वो ख़त्म होती जा रही है पोल्यूशन की वजह से। शीट है, वो ख़त्म हो रही है, तो जाहिर सी बात है सन रेज़ बढ़ रही हैं। आपने देखा है? अच्छा, एक छोटा सा तब्दीली आप फ़ौरन मुझे बताएंगी। कुछ साल पहले तक कराची में इतनी शदीद गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी अब पड़ती है। कहीं गर्मी तो होती थी, अब भी गर्मी जो होती है ना कराची में, इतनी शदीद गर्मी 6-7 साल पहले नहीं पड़ती वो थी। हीट स्ट्रोक वगैरह, हाँ वो तो मैंने भी नहीं तो सुना मैं था। गर्मी की बात कर रहा हूँ ना। हाँ नहीं, मैं बात क्या कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे बचपन में, चाइल्डहुड वगैरह में मैंने इतना ज़्यादा नहीं सुना तो था वही कि मैं कह लोगों रहा की हूँ। तबीयतें बिगड़ रही हैं या होती थी गर्मी लेकिन उस पलक देखो, की नहीं। गर्मी पड़ती थी, गर्मी। अच्छा, मैंने जो हम बचपन में बुक्स में पढ़ा था ना, मौसम पढ़ते थे हम, तो कराची का मौसम मोतदिल है, यानी कि कराची का मौसम के बारे में हमने ये सुना था बचपन में किताबों में भी कि ना बहुत सख्त सर्दी ना बहुत सख्त गर्मी, ठीक है ना, नॉर्मल था। और साहिल इलाकों में जो शहर होते हैं वहाँ मौसम नॉर्मल है। अब इस वक्त कराची में 2-3 सालों से 4 सालों से इतनी शदीद गर्मी पड़ती है और ठंड भी शदीद पड़ती है, थोड़ी सी पड़ती है चंद। एग्जैक्टली यही बोलने वाली थी कि सर्दी भी विंटर्स में तो बुरा हाल ऐसा नहीं था, तो इसको हम क्या नाम देंगे? क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये चीज़, उसकी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहे हैं। अच्छा, यानी इंडिविजुअली उन्होंने कहा कि बस ज़्यादा तो रोकथाम नहीं की जा सकती, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कम यूजेज करो, इसके ये अलावा पानी का, हाँ, इंडिविजुअल wastage बताया ज़्यादा गया ना है करो। कि आप अपनी ज़ात को लेके, वैसे तो गवर्नमेंट को बड़े बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन इसको बिल्कुल टोटली नहीं रोका जा सकता, थोड़ा सा डिले भी किया जा सकता है बस। डिले करना अलग बात है और रोकना अलग बात है। तो डिले किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि शहर जो है ना, सिटीज़, वो समंदर के किनारे बसे हुए हैं। कई सिटीज़ ऐसे हैं, जैसे असल में जब इंसान इस दुनिया में आया ना, तो 2 जगह थी, 2 ऐसी जगह थी जहाँ से इंसान ने खाना पीना शुरू किया और अपनी आबादियाँ बढ़ाई, घर बनाए। एक साहिल पे, वहाँ से उसको मछली मिलती थी, बिल्कुल शुरू में चले जाते, मछली पकड़ के खाते थे। आज भी पुराने शहर जो हैं, जितने बड़े बड़े शहर हैं, वो यहीं से स्टार्ट हुए थे। कराची भी साहिल से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से फिर आस्ते आस्ते कराची बढ़ा है, मुंबई भी है, जितने भी साहिली शहर हैं, यहाँ इंसान रहता था। सेकंड इंसान रहता था नदियों के पास, जो ऊपर से पानी आता था दरियाओं का। दरिया के साथ इसलिए रहते थे कि दरिया के पानी से ही खेती बाड़ी करते थे, वहीं से फसलें उगाते थे, खाते थे। अच्छा, समुद्री इलाकों के करीब जो शहर हैं वो ज़्यादा बड़े हुए हैं, बड़े शहर बने, चेन्नई जैसा ये वो, या कराची है या मुंबई है। उसकी वजह ये है कि वही इंसान ने शुरू से यहीं पे इब्तदा में ही, जहाँ आबादी होती है वही बढ़ती है। तो इस वजह से आने वाले वक्त में अब यही बड़े शहरों को ख़तरा है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में ये पानी आगे आएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल ख़तरनाक है। और मैं कहूँ अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड सिटी कराची, और कराची आपको पता है आगे जाता जा रहा है, कराची आगे बढ़ रहा है। वहाँ से तो समंदर है, वहाँ तो बढ़ नहीं सकता था। अच्छा, समंदर में भी ये हुआ कि जो शहर तरक्की कर रहा होता है तो ज़मीन महंगी होती है, तो समंदरी इलाकों में भी बिल्डिंगें बनी हैं, यानी पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा के थोड़ा सा समंदर पीछे गया तो वहाँ पे कंक्रीट डाल दी, पूरे प्लाजे बन गए। कई ऐसी जगह हैं जहाँ से पानी आता है, नदी नालों का पानी आता है शहर से, तो वो उन जगहों पे भी बिल्डिंगें बनी हैं। हमारा एक इलाका है कराची में, नया नाज़माबाद कुदरती तौर पे एक ऐसी कुछ पहाड़ हैं, कराची में भी माउंटेन है थोड़े बहुत, तो उन माउंटेन के करीब है नया नाज़माबाद। वो एक बंजर इलाका था, मतलब उसमें तो वो पूरा कराची कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन नया नाज़माबाद की बहुत बड़ी जगह खाली थी और थोड़ा से आसपास पहाड़ भी थे, तो वहाँ पे बिल्डर्स को तो खाली जगह चाहिए, बंजर, और शहर के बीच में थी। तो उन्होंने उस जगह को
आबाद किया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के नाम से नया नाज़मा, बड़े खूबसूरत से घर बनाए, बेंगलोज बनाए, बड़ा प्रोजेक्ट। यानी जैसे आप बहरिया टाउन है ना, बहरिया टाउन जैसा ही लेकिन छोटा, उससे कम लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत ही बड़ी तादाद। तो आपको पता है पिछली बारिशों में क्या हालत हुई बहरिया टाउन नया नाज़माबाद की? नया नाज़माबाद में कई कई फिट पानी खड़ा हो गया, कई फिट। तो सीवरेज वगैरह का जो निज़ाम था, सीवरेज हो या कुछ भी हो, वो थोड़ा नीचे था। वो नया नाज़माबाद की ज़मीन कुदरती तौर पे एक पुराने दौर में कई साल पहले झील थी। तो एक वो होता ये है ना। झील थी। अच्छा। देखो कुदरत ने ज़मीन जो बनाई है ना एक लेवल पे, तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो नीचे हैं, तो वहाँ बारिशों के दिनों में पानी रुकता है। सही। तो कई इलाके ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पे रिहाइश के काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि अल्लाह कुदरत का जब हिसाब किताब होता है ना, बारिश या तूफ़ान, सैलाब, तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ से उन्होंने गुजरना है। वो सदियों पुराने रास्ते हैं उनके। नहीं, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी अक्लमंदी करते, जैसे हमने ढोलरा सिटी देखा था, आबाद तो खैर वो भी नहीं था अभी, लेकिन उसके अंदर आपने देखा था ना निज़ाम कितना अच्छा रखा गया था। तो उनको भी चाहिए था, जब ये जगह थोड़ी सी फ्लैट है, आप नीचे की समझी तरफ नहीं, है, थोड़ी नहीं, पूरी जगह ही नाज़माबाद का अच्छा खासा एरिया नीचे ही है। वो और फील होता है, देखकर भी फील होता है। इतना नहीं, आस्ते आस्ते देखो, एक जगह यूं है तो आस्ते आस्ते नीचे आ रही है, पता नहीं चलता। पहाड़ों से जितनी बारिश हो रही है, आसपास जितने इलाकों की बारिश है, उसका पानी वहाँ इकट्ठा हो गया ना। अच्छा। वहाँ से निकलेगा कैसे, आप सोचे ना। उसका तो बेड़ा गर्क। कई इलाकों का पानी, आप ये नहीं सोचे कि वहाँ से सेवरेज नीचे जा रहा है, वो खुद ही नीचे। अच्छा, वो नीचे है तो वो दूसरे एरियाज का पानी भी, तो अब यहाँ से सेवरेज का पानी कहाँ जाएगा? ये खुद करेगा, ये खुद किस हद तक करेगा? तो आसपास है पहाड़ों का सारा पानी, तो बड़ी ही लोगों को परेशानी मतलब हुई। फ्लॉप हो गया ये तो प्रोजेक्ट मेरे साथ। फ्लॉप हो गया, बड़ी परेशानी हुई, लोगों के सामान डूबे, घर डूबे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कुदरती तौर पर वो कुदरती नेचर के लिए बनी होती है। अब ये साहिली पट्टी पे भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें बन चुकी हैं जो पानी पीछे गया तो लोगों ने बिल्डिंगें बनाई, घर बना लिए। यही सूरत हाल है कि अब आने वाले वक्त में जब पानी बढ़ेगा तो वो जहाँ पानी था, अगर पानी वहाँ आया, क्योंकि वो पानी की जगह थी ना, बिल्कुल, तो आया तो तकलीफ़ होगी लोगों को। बिल्डिंग्स हैं, शहर है कराची में तो अच्छी खासी प्रोजेक्ट, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं साहिल के पास, और बहुत बड़े है। और कहीं पूरी पट्टी एक ऐसी है, इब्राहिम हैदरी है, पूरा मतलब साहिल एक नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि अगर साहिल के किनारे के अगर घरों को या बंगलोज को देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर इस तरीके से अगर नुकसान पहुंचेगा तो लोग तो अपने दिल पकड़ के बैठ जाएंगे। इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वहाँ कि बहुत। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये अभी जो लोग रह रहे हैं वो तो रह लेंगे, आने वाली नस्लों के लिए वो प्रॉपर्टी बेकार हो जाएगी अगर ऐसा हुआ। और आने वाले दिनों में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, मतलब कितना लॉस होगा। बिल्कुल, और इसका मतलब ये होना मस्ट है ना, होना है, क्योंकि उन्होंने कहा अनस्टॉपेबल है। हम अपने तरीके से कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेकिन रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, हमारे लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही एक मालूमात मिली हमें बाय सीरियस। अच्छा, चेन्नई सिटी मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत बुरा लगा। चेन्नई सिटी, अच्छा, शहर आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊँ, शहर जो तरक्की कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो कराची कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ें हैं कि कोई ना कोई नेमो बदल हो ही जाता है, ये एक चीज़ है। लेकिन लॉस होगा, फिर भी मुझे लग रहा है करीबी एरियाज का तो होगा। जब हम बूढ़े होंगे, क्या होंगे भी नहीं 80 साल बाद। आप तो नहीं होंगे। अच्छा बड़ी खुशी हो रही है। चलो ठीक है, आपकी इंग्लिश होगी वो याद रहेगी। आप याद करेंगे आप मुझे? कैसे? याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, लेकिन इंग्लिश याद रहती है। अच्छा, सिर्फ इंग्लिश की वजह से याद रहे। चलो, किसी वजह से तो याद रहेंगे। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।